नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। बदलती परिस्थितियों में मानव की बढ़ती भोजन मांग की आपूर्ति के लिए हमारे किसान भाई अपनी फसल में जरूरत से ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे भूमि की उर्वरता में भारी कमी देखी जा रही है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मिट्टी की जांच जरूर कराएं और उसी आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। तो हमारे किसान भाई कैसे कराएं मिट्टी की जांच, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विभाग चंदौल के कृषि उप निदेशक आर.के. सिंह। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। किसान भाइयों, मृदा उर्वरता की बात की जाए तो ये जरूरी है कि खेती वाली भूमि से जितना पोषक तत्व पिछले फसलों उत्पादन के लिए हास हुआ है उतना ही पूर्ति हो, तथा वह भूमि जिसमें कम पोषक तत्व उपलब्ध हैं, उसकी भी जानकारी ज्ञात कर उसमें कमी पाए जाने वाले पोषक तत्वों की पूर्ति हो। लेकिन एक गंभीर चिंता का विषय है कि जहां सन 1972 एवं सन 1975 के बीच 1 किलो नत्रजन, 1 किलो फास्फोरस, 1 किलो पोटाश के सम्मिलित प्रयोग से अपनी मृदा से 18 से 20 किलो धान और गेहूं का उत्पादन होता था, वहीं विगत दशक में 8 से 10 किलो रह गया है। यह हमारी मृदा की गिरती उर्वरा शक्ति का सूचक है। अतः किसान भाइयों, आइए पहले जानते हैं कि स्वस्थ मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा कितनी होनी चाहिए। परंतु किसान भाइयों, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो हम आपको बता दें, इसकी पहचान मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आने के बाद करेंगे। अतः आइए जानते हैं मृदा परीक्षण के बारे में। मिट्टी की जांच की आवश्यकता। यह जानने के लिए कि आपकी जमीन की आवश्यकता एवं उर्वरता स्तर उस फसल विशेष के लिए उपयुक्त है कि नहीं, जिसकी आप खेती करने जा रहे हैं, आपकी जमीन में फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है एवं कितनी अतिरिक्त मात्रा उर्वरक के माध्यम से होनी है का निर्धारण करने में मदद मिलती है। मिट्टी की रासायनिक प्रकृति, अम्लीयता एवं क्षारीयता तथा उसमें उपस्थित घुलनशील लवणों की मात्रा की जानकारी मिल जाती है, जिससे उसके उपचार में सहायता मिलती है। पौधों की वृद्धि के लिए अनेक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इन तत्वों में 16 तत्वों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अतः भूमि में तत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए परीक्षण के अनुसार उर्वरकों की सिफारिश आवश्यक है। मिट्टी का नमूना कैसे लें? मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना एकत्र करने में इस प्रकार की सावधानियां रखना आवश्यक है। जैसे प्रत्येक खेत से अलग अलग नमूना लें। अगर एक ही खेत की मिट्टी देखने में अलग अलग हो या उसमें फसल की वृद्धि तथा उत्पादन में अंतर हो, तो भी मिट्टी का नमूना अलग अलग लें। यदि कतारों में फसल बोई गई है तो कतारों के बीच से नमूना लें। आमतौर पर एक खेत से मिलाकर एक नमूना लें, लेकिन जमीन यदि 1 हेक्टेयर से अधिक हो तो 1 से अधिक नमूना लेना चाहिए। मिट्टी का नमूना बर्मा या खुरपी की सहायता से लें। सैंपलिंग करने में देखिए, जो खास बातें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है किसान भाइयों को, कि खेत के चारों तरफ जहाँ पे कोई गोबर का या कोई पत्तियों का डिकम्पोजिशन वाली जगह से ना लेकर के प्राय यह प्रयास करना चाहिए कि खेत के चारों तरफ 1 मीटर छोड़ करके आप 6 इंच हम लोग इसलिए कहते हैं कि क्योंकि क्रॉप का जो रूट जोन होता है वो 6 इंच के अंदर ही पोषक तत्वों का भरण पोषण करता है। तो हम किसान भाइयों से यही कहते हैं कि आप जो है एक गड्ढा खोद करके जो 6 इंच गहरा हो और 6 इंच जो है लंबाई का हो और चौड़ाई इसी तरह 3 फीट का हो, एक स्लाइस टाइप का काटते जाते हैं और जैसे ब्रेड होता है उस तरह काट करके लगभग हम लोग उस मिट्टी को एक समतल जगह पर रख करके उसके 4 भाग करते हैं और 2 भाग हटा देते हैं, 2 भाग ले लेते हैं। इस तरह करके जब सॉइल सैंपल लगभग 400 ग्राम का हो जाता है तो उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं और उसमें जो है खसरा नंबर है, अगर कोई पहचान का पेड़ है या कोई लैंडमार्क है उसको उसमें लिख देते हैं। और जनरली जब हम लैब में भेजते हैं तो उसमें हम कौन सी फसल लेंगे उसका हम जिक्र करना ज़रूरी होता है। और उसको हमारे जो लैब है, जो हमने बताया कि क्षेत्रीय लैब है, मुख्यालय की लैब है, उन लैब में उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं। और इकट्ठा करने के बाद हमारे यहाँ 2 तरह का टेस्ट होता है, एक L1 बोलते हैं, एक L2 बोलते हैं। L1 को आप ये यूँ समझ लीजिए कि जो मेजर तत्व हैं, नत्रजन है, फास्फोरस है, पोटास है, pH वैल्यू है,
ऑर्गेनिक मैटर है, इन सब चीज़ों को हम L1 में टेस्ट करते हैं। और बाकी जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे कॉपर है, मैग्नीज है, आयरन है, बोरान है, जिंक है, सल्फर, इनको हम जो है L2 लैब में चेक करते हैं। देखिए सॉइल टेस्टिंग से फ़ायदा क्या है? सॉइल टेस्टिंग से फ़ायदा ये है कि हम पर्टिकुलरली जैसे हम थोड़ी देर बात करें पैडी की बात करें, पैडी में हमको रिकमेंडेशन जो है 120 है, 60 है, 40 है, NPK की बात करता हूँ मैं। तो अगर हमारे मिट्टी में पोटास ऑलरेडी ज़्यादा है या फास्फोरस पड़ा हुआ है तो एक हमको सॉइल टेस्टिंग के जो परिणाम होते हैं उससे हमको मालूम चल जाता है कि हमारे ज़मीन में कितने कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन सी ज़्यादा है। जो रिकमेंडेड डोज है उसको मैच कराते हैं और मैच कराने के बाद उससे कम से कम आप ये मान लीजिए मोटा मोटी कि कम से कम 20-25% तक फर्टिलाइजर की से जो है सॉइल टेस्टिंग मात्र से ही बचत हो जाती है और मिट्टी का जो संरचना है वो जो है प्रभावित नहीं होती और मिट्टी की संरचना बनी रहती है और वह शक्ति बनी रहती है, जैसे पोषक तत्व आसानी से पौधों को मिल जाता है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि किसान भाई इसी के आधार पर जैसे फास्फेटिका है, जो हमारे जैव उर्वरक हैं उनका भी प्रयोग किसान करेंगे तो जो मिट्टी में अनअवेलेबल फॉर्म में फास्फोरस है, पोटास है, वो अवेलेबल फॉर्म में हो जाता है। तो मैं सभी किसान भाइयों को अनुरोध करना चाहूँगी कि मिट्टी का परीक्षण अवश्य कराएं और ये मिट्टी का परीक्षण आपका 3 साल तक वैलिड रहता है, फिर आप चौथे साल फिर अपना करा लें। किसान भाइयों, आजकल खेती बाड़ी केवल जीवन यापन का साधन ही नहीं है बल्कि एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है और इससे अच्छा लाभ लेने के लिए सूझबूझ से खेती बाड़ी करना जरूरी हो गया है, तभी किसान खेती के क्षेत्र में सफल होंगे। जी हां, आज हमारे बीच झारखंड रांची के रहने वाले प्रगतिशील किसान वीरेंद्र गोप मौजूद हैं, जिन्होंने अपने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए अदरक के साथ अरहर की मिश्रित खेती की, जिससे इस फसल से दोहरा लाभ कमा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं किसान वीरेंद्र गोप से और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। मैं यहाँ अदरक का खेती बहुत दिनों से करते आ रहा हूँ, जो हमारे यहाँ फ़ायदेमंद है। अदरक के साथ हम अरहर का भी खेती लगाते हैं, उसमें हमें अदरक के साथ 2 मुनाफा हो जाता है। एक ही फसल में हमें डबल मुनाफा हो जाता है और कम खर्च में भी हमें सस्ती मजदूरी के साथ लाभ मिलता है। और अरहर मेरा कटाई होना बाकी है, अभी अदरक निकाल रहे हैं। सबसे पहले मैं मई में अदरक का खेती लगाने के लिए खेत को तैयार करता हूँ। इसके लिए पानी निकासी वाला खेती उत्तम होता है। खेत का जुताई मई महीना में ट्रैक्टर द्वारा मैं किया, उसे सूखने के लिए छोड़ दिया। सूखने के बाद मई के लास्ट में मैं अदरक 1 एकड़ में कम से कम 10 क्विंटल बीजा डाला। उसमें बीजा डालने के बाद अदरक का बीजा की दूरी कम से कम 6 इंच की दूरी में लगाते हैं और उसके साथ में अरहर का खेती के लिए हम 2 केजी कम से कम अरहर का बीजा लेते हैं। बीजा 4 फीट के दूरी में बोते हैं। अदरक बोने के बाद 2 दिन के बाद अरहर का बीजा को हम डाल देते हैं खेत में। उसके डालने के बाद जब पानी मार देता है या आ जाता है कि पुआल से हम ढक देते हैं, अदरक को ढक देते हैं। किसान भाइयों, अदरक एवं अरहर की फसल से इतना अच्छा उत्पादन लेने के लिए इनको कितना खर्च आया और इससे कितना लाभ हुआ, इस बारे में इनसे पूछा तो इन्होंने कुछ इस प्रकार से जानकारी दी। दोस्तों, अंतिम में मैं अपना जो अदरक और अरहर की खेती के लिए मेरा खर्च हुआ उसको मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। अदरक के बीज के लिए 10 क्विंटल के लिए हमें खर्च 25,000 लगभग आ जाती है। अरहर कम से कम 2 केजी के लिए हमें 50 के रेट से 100 रुपया। खेत की तैयारी के लिए 3,000 रुपया। गोबर खाद 3 ट्रैक्टर कम से कम 1 एकड़ के लिए 7500 रुपया। रासायनिक खाद DAP यूरिया समेत मिला के हमें 3500 रुपया, 3,500 रुपया। और दवा कम से कम 500 रुपया खर्च हो जाती है। लेबर चार्ज सस्ती मजदूरी दर पर हमें 12,000 रुपया लगभग आ जाती है। बाज़ार ले आ जाने के लिए हमें कम से कम 1,000 रुपया ट्रैक्टर में लग जाता है और अन्य खर्च कम से कम 400 रुपया हमें आ जाती है, जो हमारे यहाँ देहात के लिए है। अदरक हमें 45 क्विंटल निकला, जो हमें 25 के रेट से 1,12,500 रुपया आती है। अरहर हमें यहाँ 14 क्विंटल 50 के रेट से हमें
49,000 रुपया आती है, जो हमारे कुल दोनों मिला के 1,61,500 रुपया हो जाती है। और जो हमारे कुल खर्च में उसको माइनस करते हैं तो 1,08,500 रुपया हमें कुल बचत, मतलब लाभ बोलते हैं उसको, वो आ जाती है। अदरक एवं अरहर की फसल से अधिक और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल की अधिक देखरेख करने की जरूरत होती है। तो ये किसान अपनी अदरक एवं अरहर की फसल का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, आइए जानते हैं। निकाई गुड़ाई करने के बाद यूरिया का छिड़काव भी कर देते हैं। कम से कम 1 एकड़ में 1 क्विंटल यूरिया डाल देते हैं। यह जो अदरक है इसकी मई में हम रुपाई करते हैं। सबसे पहले हम अदरक की रुपाई के लिए ट्रैक्टर से मई में 3 बार या 4 बार जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद इसकी क्यारी हम 3 फीट की दूरी बनाते हैं और अदरक की दूरी कम से कम 6 इंच पर डालते हैं। इसके साथ हम DAP 1 क्विंटल डालते हैं। खाद का भी गोबर खाद का 1 ट्रैक्टर छीट के उसका पट्टा मार देते हैं। पट्टा मारने के बाद उसको मजदूर से दर बनवा के, जो होता है खुदाई करवा के 6 इंच की दूरी पर लगवा देते हैं। अरहर के खेती के लिए हम 3-4 दिन के अदरक लगाने के बाद फीट की दूरी में अदरक के साथ अरहर का बीज डाल देते हैं। पुआल से हम उसको ढक देते हैं। ढकने के बाद जब अरहर पानी पड़ता है, बरसात का मौसम पहुंच जाता है, उसमें जो अरहर डालते हैं वो पहले निकल जाता है पुआल से। तो पुआल को हमें हटाना पड़ता है अरहर निकलने के लिए। उसके बाद अरहर का बीजा अंकुरित होकर निकलता है और हमको दोनों फसल से फ़ायदा ज़्यादा होता है। एक ही मेहनत में 2 फसल। किसानों की आय दोगुनी हो, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए प्रदेश में कई ऐसी कृषि योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। किसान इन योजनाओं के बारे में जानें और इसका लाभ उठाकर अपनी खेती बाड़ी को सफलता से आगे बढ़ाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो आइए मिलते हैं कृषि विभाग भदोई के कृषि उप निदेशक अरविंद सिंह से और जानते हैं योजनाओं के बारे में विस्तार से। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इस जनपद में हरित क्रांति की एक योजना है। स्पेशली हरित क्रांति योजना में डिमॉन्स्ट्रेशंस कराए जाते हैं, जिसमें सभी कृषि निवेश फ्री ऑफ कास्ट दिए जाते हैं। फ्री ऑफ कास्ट का मतलब कि किसान अपना खरीदता है, सब्सिडी उसका उसके खाते में किसान के भेज दिया जाता है DBT के माध्यम से। इसमें बीज का पैसा है, प्रशिक्षण है और कृषि यंत्र हैं। कोई भी कृषि यंत्र जो लिस्टेड है उसमें कस्टम हायरिंग, फार्म मशीनरी बैंक, रोटावेटर, सीड ड्रिल, सोलर पंप, जो भी कृषि यंत्र हैं। किसान भाइयों, किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जिसके लिए बहुत सरल विकल्प आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जहां आप रजिस्ट्रेशन कराकर अनुदान की जानकारी और लाभ ले सकते हैं। इसके लिए किसान को करना यह होगा कि इन सुविधाओं को लेने के लिए कि उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ऑनलाइन जब पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसमें ऑप्शन आता है, और मैं आपके माध्यम से पूरे स्टेट के किसानों को कहना चाहूँगा कि पारदर्शी किसान सेवा योजना करके PKSY एक मोबाइल ऐप है। इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। घर में कोई किसी न किसी के पास, आजकल के बच्चों के पास, सबके पास स्मार्टफोन है, डाउनलोड कर लें और उसमें एकदम बहुत कि क्या क्या योजनाएं हैं, क्या सुविधाएं दे हैं, पूरा आ जाता है। और वहीं पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आपको चाहिए, अगर आपको प्रशिक्षण में कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई कृषि यंत्र चाहिए उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सोलर पंप चाहिए उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सब ऑनलाइन सिस्टम है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपकी जब बारी आ जाएगी, ऑनलाइन ये चयन भी होता है, आपकी बारी आ जाएगी तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें जो है मैसेज चला जाएगा। ये 1 महीने के अंदर कहीं से किसी से, बशर्ते कृषि यंत्रों के संबंध में इतना सा है कि जो कृषि यंत्र आप खरीदेंगे वो ISI होना चाहिए। इसके अलावा कोई शर्त नहीं है। पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत है। लेकिन
किसान के लिए ही योजना है। ऐसा नहीं कि उसके पास खतौनी नहीं है तब भी वो ले लेगा। जब रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे उस समय आपका खतौनी नंबर और रकबा पूछेगा, वो उसमें आप भर दें, अपना खाता नंबर उसमें भर दें और खुद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सुविधाओं के लिए खुद आप वो करेंगे और आपको सिस्टम मैसेज भेज देगा और इसके बाद चयन पत्र यहाँ निकल जाएगा तो हम चयन पत्र भी आपके पास भेज देंगे और इन सुविधाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। इसमें बहुत सब्सिडी, जैसे फार्म मशीनरी बैंक में 10 लाख का कृषि यंत्र कोई किसानों का समूह खरीदता है तो 8 लाख की सब्सिडी है। रोटावेटर पे 1 लाख का रोटावेटर है, 35,000 सब्सिडी है। डीजल पंप सेट कोई लगाता है तो उस पर 10,000 की सब्सिडी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सब्सिडी है, 50% के लगभग सभी कृषि यंत्रों में सब्सिडी है। तो किसान को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और प्रदर्शन एकदम 100% निःशुल्क है, प्रशिक्षण 100% निःशुल्क है। तो इस तरह से दूसरी योजना हमारे यहाँ आत्मा चलती है, जिसमें आत्मा में किसानों का प्रशिक्षण होता है, एक्सपोजर विजिट होता है, जहाँ पे कोई किसान अच्छा काम किया है वहाँ पे भेज के उनका प्रशिक्षण करवाते हैं, उसको दिखवाते हैं कि कैसे इस किसान ने किया। हमारी वर्मी कंपोस्ट की इस साल अभी जनवरी में ही आई है, जिसमें 1087 वर्मी कंपोस्ट हम लोग को बनवाने थे। 850 वर्मी कंपोस्ट बन चुके हैं और बहुत तेज़ी में है, 2-3 दिन में सारे 1087 हमारे बन जाएंगे। और ये 8,000 की पूरी योजना है, किसान वर्मी कंपोस्ट बना ले अपना और इसके बाद सब्सिडी उसकी जब सत्यापन हो जाएगा तो उसकी सब्सिडी जो है उसके खाते में 6,000 रुपये की भेज दी जाएगी। ऐसे ही सोलर पंप की योजना है हमारे यहाँ, सोलर पंप की, उसके लिए भी ऑनलाइन अप्लाई करना है। जब आपका चयन हो जाता है आपको मैसेज जाएगा। मैसेज आपको 2 काम कराना है, 6 इंच की एक बोरिंग करानी है और 80,997 का 3 हॉर्स पावर का के लिए आपको एक ड्राफ्ट देना है और इसके ड्राफ्ट देने के 1 हफ्ते के अंदर वो आके आपका सोलर पंप लगा देंगे। सोलर पंप लगाने के बाद फिर इसका सत्यापन होगा तो जो सरकार का शेयर है तब उनको हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो बहुत मजे की बात बताऊं कि ये पारदर्शी किसान सेवा योजना सबसे पहले हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में लागू हुई है और हमारे यहाँ 100% जितना वो सब्सिडी है सब ऑनलाइन किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से ही भेजा जा रहा है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है, ग्राम कमहेनपुर जिला आजमगढ़ के कृषक हरकेश सिंह ने यह भिंडी की वैज्ञानिक बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो हरकेश सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, इस समय जायद की फसल के रूप में भिंडी मुख्य फसल है। इसकी बाज़ार में शादी ब्याह वगैरह में भी अच्छी डिमांड होती है और किसान भाई भिंडी खेती कैसे करें इसके बारे में जानकारी बताई जा रही है आपको। देखिए, भिंडी हर प्रकार की मिट्टी पे हो जाती है, बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच 6 से 7 तक पीएचमान वाले में भिंडी खेती की जा सकती है। खेत की तैयारी में भिंडी के लिए देखिए, पहले सप्तम खेत की जुताई करें, मिट्टी पलट वाले हल से एक बार जुताई कर दें, इसके बाद 2-3 जुताई हैरो से कर दें और खेत जुतने के साथ सड़े गोबर की खाद आखिरी समय मिला दें जिससे पूरे खेत मिल जाए। भिंडी की खेती से अधिक पैदावार उसकी किस्मों पर निर्भर करता है। आप जितनी अच्छी किस्मों का चयन करेंगे उतनी ही अच्छी पैदावार मिलेगी। तो आइए जानते हैं भिंडी की अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों के बारे में। अब जब भिंडी की प्रजाति है, देखिए परभनी क्रांति है, नरेंद्र है, कुमारगंज विश्वविद्यालय की प्रजाति हैं और नरेंद्र परभनी क्रांति आपका IBR की है, तो बहुत सी प्राइवेट प्रजातियां भी आती हैं। तो किसान भाई जब भी भिंडी बोएं, देखिए भिंडी का बीज आप 16 से 18 किलो प्रति हेक्टेयर लगता है। इसके बाद हाइब्रिड का थोड़ा कम लगता है, उनसे 12 किलो पे हो जाता है। अब किसान भाई जब कह रहे तो बीज शोधन कर लें, कैप्टान या आप ट्राइकोडर्मा है और एक जैविक डी-बेस्ट कंपोजर आया हुआ है, हम उससे किसी भी उससे बीज की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बीज बोने 8 से 10 से 12 घंटे बीज को पानी में भिगो के फिर इसके बाद हम उसकी खेत में बुआई करें। खाद हम 80-50-50 कर लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, नाइट्रोजन की पूरी मात्रा हम खेत पे मिला देते हैं। आखिरी उसमें जो आधी मात्रा बचती नाइट्रोजन की वो हम 30 से 35 दिन बाद हम उसमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में उसको छिड़काव कर देते हैं। भिंडी की आर्थिक पैदावार लेने में
मुख्य पहलू बुआई विधि और दूरी का है, तो इसके लिए किसान कतार से कतार व बीज से बीज कितनी दूरी पर रखें, इस बारे में जानते हैं। की बुआई 30 सेंटीमीटर पे हम लाइन से बना लेते हैं और 15 सेंटीमीटर दूरी रखते हैं बीज से बीज की दूरी। तो 30-15 सेंटीमीटर पे हम बीज की बुआई करते हैं। अगर खेत में पलेवा करके भिंडी की बुआई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पलेवा करके नहीं बोया है तो बोने के तुरंत बाद सिंचाई कर दें। वैसे गर्मी है 8 से 10 दिन के अंतराल पे सिंचाई करते रहें। आइए अब एक नजर डालते हैं प्रदेश के कुछ मुख्य कृषि जिंसों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।